Hey, hello everyone. How are you all? I think you all are fantastic, fabulous, and doing very well your study. So today I will talk about cultural materialism. उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइनें बोलना चाहूँगी जिसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि सावन का महीना है और ऐसे में स्टडी करने का कुछ अलग ही मज़ा हो जाता है। अंधेरे की दुनिया में समुंदर की लहरें हैं। अंधेरे की दुनिया में समुंदर की लहरें हैं। वो तो खुदा ही जानता है इस समुंदर में छिपे कितने राज गहरे हैं, कितने मोती गहरे हैं। तो हमें अपने कर्मों से मोती को ढूंढना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको कल्चरल हिस्टोरिसिज्म पे कराया था। कल्चरल हिस्टोरिसिज्म जो कि अमेरिका में चल रही थी 1980 में, और उसी पीरियड में सेम उसी एरा में कल्चरल मटेरियलिज्म चल रहा था इंग्लैंड में। तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या है। जैसे कि हिस्टोरिसिज्म में बैकग्राउंड को लेकर उसके क्रिटिक कौन कौन होते थे, फुल एनालिसिस करना होता था, एक तरह से फ्लैशबैक वाली चीज़ों का, और सारा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कल्चरल। कल्चरल आप सोच रहे क्या है? संस्कृति, हम भारतीय भाषा में यही बोलते हैं संस्कृति। और मटेरियलिज्म अर्थात भौतिकवाद, भौतिक रूप या फिर भौतिक, ठीक है। यहाँ पर हम हिंदी में बोल सकते हैं संस्कृति का भौतिक रूप। कल्चरल मटेरियलिज्म मतलब हो गया है संस्कृति का भौतिक रूप। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ, इसमें भौतिक वर्ड यूज़ हुआ है, तो जब आपको मैं बताऊँगी तो आप समझ जाएंगे कि ये भौतिक रूप क्यों है। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ कल्चर। देखिए, कल्चर, इसमें कोई भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। कल्चर हमारे देश का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो या फिर विदेश, कुछ भी हो, वहाँ के रहने सहने का ढंग, वहाँ के उठने बैठने का, पहनावा, खाने पीने का, और उनके जो त्यौहार फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारा ही सब कुछ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यही कल्चर होता है, यही संस्कृति होती है। जैसे कि पंजाबी में लोहड़ी मनाते हैं, मुस्लिम में ईद मनाते हैं, हिंदी में जैसे हिंदुस्तानी तो सभी हैं हम लोग, लेकिन हिंदुओं का जो पर्व होता है वो होता है होली और दीपावली। और क्रिश्चियन का हमें पता है क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये होता है हमारा कल्चर। हाउ टू मेक, ये कैसे बनता है, ठीक है, ये कैसे बनता है अब हम जानेंगे वो कैसे बनता है। जैसे टाइम होता है ना, 1 घंटे के बाद दूसरा, तो वैसे ये टाइम पीरियड है, ठीक है। एंशियंट अलग रहा, मेडिवल अलग रहा, मॉडर्न अलग रहा, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न अलग रहा। तो धीरे धीरे वो कल्चर अपने आप ही टाइम के अनुसार, ठीक है, वहाँ की जो कंडीशन थी उनके अनुसार चेंज होता गया। फिर इट इज़ मेड बाय गॉड और ह्यूमन। तो डेफिनेटली सी बात है, ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, गॉड ने नहीं बनाया, ईश्वर नहीं बनाते, ईश्वर नहीं कहते कि आप ये कल्चर अपनाओ। ये मनुष्य के द्वारा ही चेंज किया जाता है या फिर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स जो थे इसके मेन राइटर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने आधारशिला रखी कल्चरल मटेरियलिज्म की, वो थे रेमंड विलियम्स। तो इनका थोड़ा सा हम लोग बायोग्राफी से रिलेटेड जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न 31 अगस्त 1921, ललानवी हैंगल, क्रूकॉर्नी, यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो उनका बर्थ वहाँ हुआ था। एंड ही वॉज डाइड 26 जनवरी 1988, सैफरन वाल्डन, यूके। और जो इनका जो टाइम पीरियड चल रहा था वो था 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी से ये रिलेटेड थे। और जो इनके स्टूडेंट थे वो थे टेरी ईगल्टन। और किन्होंने इनको प्रभावित किया, जो कि इन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म लिखा, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए जानते हैं। कार्ल मार्क्स, जब ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे तो इन्हें कल्चरल मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। रेमंड विलियम को कल्चरल मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। एंटोनियो ग्राम्स्की और लुइस एल्थुसर से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। देन अब इन्होंने भी किस चीज़ पर फोकस किया? जो इनका फोकस रहा है कल्चरल मटेरियलिज्म में, वो कुछ चीज़ों पे रहा है, जिसमें से हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर। तो आप सोच रहे हैं बेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेस बताती हूँ, फिर मैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी। बेस हिंदी में बोलते हैं आधार। तो जो कल्चरल मटेरियलिज्म की नींव थी उसका बेस था मनी,
पैसा, वेल्थ, धन, ठीक है। अगर मनी है तभी तो भौतिकवाद है, वरना तो इंसान प्रकृति में रह सकता है। अगर वो प्रकृति में रहेगा तो फिर मटेरियलिज्म कैसे हुआ, भौतिक रूप कैसे हुआ? तो इसका बेस था मनी, ठीक है। कि जैसे भी कोई भी राइटर रहा हो, जैसे विलियम शेक्सपियर ले लीजिए, बेन जॉनसन ले लीजिए, उनके टाइम का पीरियड कैसे रहा, पॉलिटिकल कैसा रहा, इकोनॉमिक कैसा रहा, मेन चीज़ इकोनॉमिक जो कल्चर था उनका, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है बैकग्राउंड के मुकाबले। देन अब हम आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर पर। सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर डिवाइडेड टू पार्ट्स। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर बताया गया है दो भागों में विभाजित है, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है? तो सिविल सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, आप, हम सिटीजन्स, ठीक है, नागरिक लोग रहते हैं, जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, मीडिया है, आसपास में हमारा पास पड़ोस है, इसे बोलते हैं सिविल सोसाइटी। और दूसरे नंबर पर आता है पॉलिटिकल सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं सरकार है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, पुलिस है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि अप्रोच, जो इसकी शुरुआत हुई थी, अप्रोच किसने की थी, ठीक है, कैसे हुई थी? हमने जाना कि रेमंड विलियम्स ने किया था, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता था, पुराने जो टेक्स्ट थे उनकी हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति कैसी थी उस ज़माने की, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, रूढ़िवादी लोग थे या नहीं थे, फिगर ऑफ स्पीच, मतलब जैसे कि अलंकार होते हैं स्त्री को सजाने के लिए, वैसे ही हमारे कोई सेंटेंस, कविता या वाक्य रचना को सजाने के लिए अलंकार होते हैं, जैसे मेटाफर, सिमली और ओनोमेटोफिया, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ये सारे। और मेन चीज़ था इसमें इकोनॉमिक बेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि उस राइटर का इकोनॉमिक बेस कौन सा रहा, कैसा रहा। कोई किंग रहा होगा उस ज़माने में तो वो कैसा था, उसमें धन दौलत कितनी थी, स्ट्रॉन्ग था या नहीं था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इनके जो मेन राइटर्स रहे हैं तो वो थे रेमंड विलियम्स, मैं बता चुकी हूँ, इनका वर्क था कल्चरल एंड सोसाइटी, 1958 में आया था। रिचर्ड हॉवर्ड, द यूज़ ऑफ लिटरेसी, 1957 में आया था। E.P. थॉम्सन, कस्टम इन कॉमन स्टडीज़ इन ट्रेडिशनल पॉपुलर कल्चर, 1980 में आया था। और स्टुअर्ट हॉल, जो कि कल्चरल स्टडीज़ के मेन राइटर भी माने जाते हैं, 1983 में इनका एक वर्क आया था, अ थिएट्रिकल हिस्ट्री, 2007 में पब्लिश्ड हुआ था। आप समझ गए होंगे कि ये मेन राइटर रहे हैं, और भी हैं लेकिन ये मेन हैं। अब जो कल्चरल मटेरियलिज्म है वो डील किसके साथ करता है? डील करता है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया मनी, पैसा। प्रोडक्टिव प्रोसेस, उसकी मतलब उत्पादन करने की प्रक्रिया कौन सी है, प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। और प्रोडक्टिव प्रोसेस जो है हमारी प्रक्रिया, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है सबसे पहले रेजिडुअल, नंबर 2 एमर्जेंट, नंबर 3 अपोजिशनल। तो रेजिडुअल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई मूवी है, उसका पिछला हिस्सा कोई पार्ट रहा होगा तभी तो सिक्वल बना। कोई राजा रहा होगा तो उसका जो प्रभावित हुआ तो हम बाद में भी प्रभावित होते रहे ना। तो ये था कि पिछले हिस्से में थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। फिर है इमरजेंट, तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, जो हमारा कल्चर था वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कौन कौन इसमें इंक्लूड रहे, ह्यूमन बींग्स रहे, कौन रहे, तो ये वाली सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर है अपोजिशनल, नंबर 3, जैसे ही उत्पत्ति हुई इमरजेंट, उसको ये अपोजिट करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अपोजिट करता है उसको, मतलब अगेंस्ट है उन सब चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आज के बाद आप कल्चरल मटेरियलिज्म को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था फ्रैंकफर्ट स्कूल से ज़्यादा प्रभावित रहा, जिसमें हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट राइटर रहे, और एंटोनियो ग्राम्स्की, मार्क्स, ये सारे राइटर्स रहे हैं। और मेनली इसमें क्या किया जाता था मैं बता देती हूँ, मेन फोकस किन चीज़ों पे किया जाता था। शेक्सपियर के वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, उसका देश काल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। ऑस्टिन, ठीक है, जैसे मैंने बताया था रेनेसा, तो शेक्सपियर आ गए उसमें।
और फिर है ऑस्टन। तो जैन ऑस्टन का वर्क क्या रहा, क्या उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा, कैसे कैसे उन्होंने लिखा, कौन कौन सा जो कैरेक्टर्स लेते थे, उनका इकोनॉमिक क्या रहा, ये सारी चीज़ों पर, बैकग्राउंड पर, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता था। बट आप ध्यान रख लीजिए, बैकग्राउंड को कम देखा जाता था, यहाँ पर बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मनी कंडीशंस पे ध्यान दिया जाता था। फिर यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, पावर स्ट्रक्चर। तो पावर स्ट्रक्चर भी उसी टाइम में आया था। इसका मतलब था कि यहाँ पर चर्च वगैरह होते थे और स्टेट गवर्नमेंट वाली चीज़ें भी होती थी। फिर यहाँ पर दो राइटर बहुत फेमस रहे हैं, उन्होंने वर्क लिखा था पॉलिटिकल शेक्सपियर। मतलब शेक्सपियर को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जो राजनीतिक कंडीशंस क्या थी उस ज़माने की, शेक्सपियर के ज़माने की, तो ये 1984 में वर्क आया था। तो यहाँ पर दो राइटर फेमस हैं, जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड। अगर आपको नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है तो देखिए, जोनाथन आपने याद कर लिया तो आप डॉली मोर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर एलन सिनफील्ड का कैसे करोगे, एलन आपने याद कर लिया, सिन मतलब पाप, फील्ड मतलब कोई खेत, ग्राउंड, ठीक है। एलन ने पाप किया खेत में या ग्राउंड में, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इट्स माई पर्सनल ट्रिक, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर इनका जो जोनाथन डॉलीमोर थे, इन्होंने अपने वर्क में, जो कि पॉलिटिकल शेक्सपियर था, 4 चीज़ों को बताया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई सा भी टेक्स्ट है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इस सब चीज़ों पर। दैन क्लोज रीडिंग, उसको बहुत ही क्लोज रीडिंग किया। क्लोज रीडिंग करने से टेक्स्ट के अंदर की जो मीनिंग है वो हमें पता चल गई, ठीक है, उसकी जो अंदर की मीनिंग्स है वो पता चल जाती है। फिर है यहाँ पर रेट्रिकल डिवाइसेस। तो रेट्रिकल डिवाइसेस तो बहुत ही इजी है, बस थोड़े से वर्ड्स इनको ऐसे बोल देते हैं ना, रेट्रिकल क्या होगा, तो ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। पॉलिटिकल कमिटमेंट कि मतलब उस ज़माने का जो राजनीति थी वो लोग कैसे कमिटमेंट करते थे, कैसे राजनेता होते थे, कैसे कैसे शासन चलाते थे, चाहे वो राजा के ज़माने का रहा हो, ठीक है, या फिर किसी भी राइटर के ज़माने का रहा हो, तो ये सब देखना होता है। फिर है यहाँ पर थियोट्रिकल मेथड। तो थियोट्रिकल सैद्धांतिक रूप से भी देखते थे, मेथड मतलब पद्धति या फिर जो धारणा होती है, ठीक है। तो थियोट्रिकल मतलब सैद्धांतिक पद्धति को भी ये देखते थे, सिस्टम को देखते थे, सैद्धांतिक सिस्टम को। आई थिंक्स इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कल्चरल मटेरियलिज्म क्या है, और इतना अच्छा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि रिवीजन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि रेनेसां पर तो ध्यान देते थे कल्चरल जो मटेरियलिज्म वाले राइटर थे, लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, लोगों पर जो बेस था, जो कास्ट कल्चर का बेस था, जो लो कास्ट के थे तो उन पर जुर्म होते थे, तो लोग ध्यान नहीं देते थे उन पर। लेकिन यहाँ पर जब से कल्चरल मटेरियलिज्म आया, इन पर खास ध्यान दिया जाने लगा कि सारे लोग सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।